नमस्कार, इंडिया न्यूज हरियाणा पर आप देख रहे हैं हरियाणा विशेष और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। मुख्यमंत्री मनोहर लाल दिल्ली के एमसीडी के चुनाव प्रचार में जुटे हैं। रविवार को सीएम मनोहर लाल ने नरेला में बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा की है। इस दौरान सीएम मनोहर लाल ने केजरीवाल सरकार को निशाने पर लेते हुए कहा कि केजरीवाल शिक्षा के स्तर की बात तो करते हैं, लेकिन हरियाणा सरकार 14,000 स्कूल चलाने के बावजूद सीबीएसई में हरियाणा के बच्चों का रिजल्ट अच्छा रहा है। उन्होंने कहा कि हम दिल्ली को पानी भी देने के लिए तैयार हैं। आदरणीय मनोहर लाल खट्टर जी का हमारे मुख्यमंत्री तो तीन तस्वीरें आपको दिखाते हैं। एमसीडी के प्रचार में सीएम पहुंचे हैं वोट की अपील करते हुए, और सीएम का सम्मान किस तरीके से किया गया है। एमसीडी के चुनाव के प्रचार के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल आज नरेला पहुंचे थे, जहां पर जनसभा को संबोधित करते हुए बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में एक रोड शो और एक रैली को संबोधित किया गया। अभी ये पिछले ही साल की बात है, 10,000 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। कल अगर घोटाला हुआ नहीं है, मैं प्रमाण में एक ही बात पूछता हूं, अगर घोटाला नहीं हुआ था तो एक साल पहले पॉलिसी बनाई, एक साल के बाद ही बदली गई, तो क्यों बदली गई है? ये अपने आप में प्रमाण है कि 10,000 रुपए का घोटाला हुआ है। अगर तुम्हारी पॉलिसी ठीक थी तो इस पॉलिसी को बदलने की जरूरत क्या थी? हम भी पॉलिसी बनाते हैं, हमारी पिछले 8 साल से थोड़ा बहुत परिवर्तन होकर के एक पॉलिसी लगातार चल रही है और हमारा रेवेन्यू हर साल बढ़ता है, कहीं किसी प्रकार की गड़बड़ नहीं होती और यहां जवाब देते फिर रहे हैं। सीबीएसई उठाकर देख लो, सीबीएसई में भी हरियाणा के बच्चों का रिजल्ट दिल्ली के बच्चों से रिजल्ट से ज्यादा है, तो ज्यादा। हमने कहा हम अपने बच्चों को 10वीं 11वीं के बच्चे हैं उनको टैबलेट देंगे, 5 लाख टैबलेट बांटे। इन्होंने स्कीम बनाई, हम भी टैबलेट देंगे। रेट कंटेक्ट कर लिया कंपनियों से कि जाओ जाके खरीद लो, हमारे से पैसे ले लो। अब किसने खरीदना था, किसने पैसे देने थे? योजना यूं क्यों धरी धराई रह गई? कोई दिया बच्चों को इन्होंने टैबलेट? नहीं दिया। और हमने 7 लाख बच्चों को टैबलेट दिए हैं। मित्रों, पढ़ाई भी कराने के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं, जोर मार रहे हैं। जहां तक सफाई और स्वच्छता की बात है, बहुत भयंकर मामला है दिल्ली का। ये जगह जगह बोलता है कि मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। हम पूछते हैं जो पहले कहा है वो तेरे दिल्ली सरकार के जो जिम्मे काम था वो क्या किया है, बताओ जरा। इन्होंने कहा कि धुआं इसलिए हो जाता है। ये ठीक है, दिल्ली में जो धुएं का एयर क्वालिटी का इंडेक्स है वो 400 से ऊपर है पिछले 6-7 साल से, वो हानिकारक है बड़ा। लेकिन जब भी कभी कहेगा कि हरियाणा से जो है पराली जल रही है, पंजाब से पराली जल रही है, जब पंजाब में सरकार आ गई तो फिर ये गुमसुम हो गया, क्योंकि आज सैटेलाइट ये बता रहे हैं कि पराली पंजाब में ज्यादा जल रही है, हरियाणा में नहीं जल रही है। पंजाब का अगर चित्र देखेंगे तो पूरा लाल है। अब बोलता नहीं उसको, क्यों नहीं बोलता? कि पंजाब का जवाब देना पड़ेगा। झज्जर के बाड़सा में आईआईटी कैंपस स्थापित करने के लिए सीएम मनोहर लाल ने मंथन किया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने दिल्ली में आईआईटी के अधिकारियों के साथ बैठक करके चर्चा की है। आपको बता दें कि आईआईटी दिल्ली के एक्सटेंशन कैंपस को झज्जर के बाड़सा में स्थापित करने को लेकर के चर्चा की गई है। दिल्ली स्थित हरियाणा भवन में सीएम मनोहर लाल की अध्यक्षता में हुई बैठक में आईआईटी दिल्ली के एक्सटेंशन कैंपस को झज्जर के बाड़सा में स्थापित करने के लिए अधिकारियों के साथ चर्चा की गई। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सेक्टर 22 और 23 में फरीदाबाद महानगर विकास प्राधिकरण यानी कि एफएमडीए को 2 जल आपूर्ति परियोजनाओं का उद्घाटन किया। इसके अलावा उन्होंने फरीदाबाद एनआईटी दशहरा मैदान के विकास कार्य और सौंदर्यीकरण के अलावा अनखीर चौक से दिल्ली की सीमा तक विशेष सड़क मरम्मत कार्य का भी शिलान्यास किया है। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि फरीदाबाद का लगातार विस्तार हो रहा है,
काम करने वाली संस्थाओं को मजबूत करने का काम जारी है। मुख्यमंत्री ने बताया कि विकास कार्यों को गति देने के लिए फरीदाबाद महानगर विकास प्राधिकरण का गठन किया गया है ताकि तेज गति से फरीदाबाद का विकास हो सके। और आइए अब आपको ग्राफिक के जरिए बताते हैं कि फरीदाबाद को सीएम के द्वारा क्या सौगात दी गई है। तो कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास इसमें शामिल है। इसमें 2 जल आपूर्ति परियोजनाएं हैं जिनका उद्घाटन आज मुख्यमंत्री मनोहर लाल के द्वारा किया गया है। तो सेक्टर 22 और 23 में परियोजनाओं का उद्घाटन मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया। एनआईटी दशहरा मैदान के विकास कार्य और सौंदर्यीकरण का भी आज मुख्यमंत्री ने उद्घाटन किया। विशेष सड़क मरम्मत कार्य का भी शिलान्यास मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया है। अनखीर चौक से दिल्ली सीमा तक सड़क बनी। इस दौरान सीएम मनोहर लाल ने बताया कि आने वाले वक्त में करीब 2,500 करोड़ की लागत से फरीदाबाद के विकास कार्य करने के लक्ष्य रखे गए। हमारा रिन्यूअल है 64 जो पुराने बंद पड़े हुए ट्यूबवेल हैं उनको पानी की सप्लाई में बढ़ाई जाएगी। कुछ सीसी रोड्स, ये सड़कों के सेक्टर्स की जो डिवाइडिंग रोड्स हैं वो बनेगी। जेवर एयरपोर्ट का एक रास्ता वो भी मंजूर हो चुका है। बहुत जल्दी जेवर एयरपोर्ट, आपको दिल्ली एयरपोर्ट की बजाय जेवर एयरपोर्ट जाने में आसानी होगी बजाय दिल्ली एयरपोर्ट के। तो उसके कारण से भी फरीदाबाद का जो विकास है ये पर्याप्त होगा। इसी प्रकार से यहाँ जो लोकल बसेस हैं, जो नगरीय जो ट्रांसपोर्ट है, 50 ई बसेस वो भी बहुत जल्दी आने वाली हैं। उसकी हो गया, टेंडर हो गया है। और ऐसे ही नए जो एक बस का टर्मिनल सेक्टर 61 में वो भी बनाया जा रहा है। तो इस प्रकार से लगभग 2,500 से ऊपर करोड़ की योजनाएं यहाँ के लिए पारित हुई है। तो वहीं सीएम मनोहर लाल ने कहा कि फरीदाबाद का लगातार विस्तार हो रहा है और ऐसे में हमने विकास कार्यों को गति देने के लिए एफएमडीए का गठन किया है, जिससे अब विकास के काम की फाइलें फरीदाबाद से ही पास हो रही हैं। बहुत विस्तार हो रहा है और उस विस्तार के नाते ही जो एजेंसीज, जो संस्थाएं पहले काम करने वाली थी उसको और कैसे मजबूत किया जाए, सुदृढ़ किया जाए, आगे भी बढ़ रहे हैं। पहले यहाँ एचएसवीपी, जिसको पुराने समय में भूटा विभाग कहते थे, एमसीएफ कॉर्पोरेशन, ये भी काम करती थी। लगा के बहुत काम डिले हो रहे हैं। काम को गति कैसे दी जाए, तो फिर हमने एफएमडीए भी बना दिया। और एफएमडीए बनने के बाद मैं समझता हूं इस शहर में काम की गति तो जरूर आई होगी। आई कि नहीं आई? आई है ना। तो उस एफएमडीए में अब इनको फाइलों को बहुत ज्यादा चक्कर नहीं कटवाने पड़ते। वहीं इस मौके पर सीएम मनोहर लाल ने भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त रुख दिखाते हुए कहा कि फरीदाबाद में जितना पैसा भेजा गया है उतना विकास काम में नहीं लगा है, लेकिन अगर गड़बड़ी करने वाले अधिकारियों की पहचान कर ली गई है और भ्रष्टाचार का खेल अब नहीं चलने दिया जाएगा। एक जो दर्द भरी कहानी फरीदाबाद की है वो मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूं कि यहाँ पर एक बहुत बड़े बड़े विषय ऐसे निकले जिसमें से जितना पैसा भेजते हैं वो पैसा पूरा नहीं लगता। कहीं ना कहीं जो गड़बड़ होती है, गड़बड़ करने वाले उन अधिकारियों का, उन कर्मचारियों का और जो और लोग उनमें मिले हुए हैं, उन सब की पहचान कर ली गई है। और मैं विश्वास दिलाता हूं कि आगे इस प्रकार का कोई काम फरीदाबाद में होने नहीं देंगे जिसमें भ्रष्टाचार नहीं। वहीं डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने किसानों पे दर्ज केस वापसी को लेकर के कहा कि सरकार ने कोर्ट में पहले से ही लिखित तौर पर दे दिया है, बाकी प्रजातंत्र में सभी को अधिकार है। पार्टी का स्थापना दिवस, संगठन से जुड़े प्रत्येक कार्यकर्ता, पदाधिकारी और दूसरे प्रदेशों के जो हमारे अध्यक्ष सारे मौजूद रहे। और 5वां स्थापना दिवस मैं ये मानता हूँ कि ऐतिहासिक स्वरूप भिवानी की पावन विनायक जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता चौधरी देवीलाल की विचारधारा की जो उनकी मांग है वो ऑलरेडी सरकार ने कोर्ट में लिखित तौर पर भी विड्रॉल के लिए दे दिया है। उसके बाद भी किसी को विश्वास नहीं होता तो प्रजातंत्र है, सबको अधिकार।
आगामी 9 दिसंबर को भिवानी में आयोजित होने वाली जेजेपी स्थापना दिवस को लेकर के लगातार जेजेपी नेता कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात करके उनको स्थापना दिवस पर भिवानी पहुंचने का न्योता दे रहे हैं। इसी कड़ी में आज प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला समालखा पहुंचे और कार्यकर्ताओं के हौसले को बढ़ाते हुए कहा कि प्रदेश में लगातार जेजेपी का ग्राफ बढ़ रहा है और इसी का परिणाम है कि लोग दूसरे दलों को छोड़कर जेजेपी का दामन थाम रहे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से प्रदेश में लगातार विकास हो रहा है उसके लिए केंद्र सरकार का भी आभार। पार्टी का स्थापना दिवस संगठन से जुड़े प्रत्येक कार्यकर्ता पदाधिकारी और दूसरे प्रदेशों के जो हमारे अध्यक्ष हैं सारे मौजूद रहे और 5वां स्थापना दिवस मैं मानता हूं कि ऐतिहासिक स्वरूप भिवानी की पावन जननायक जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता चौधरी देवीलाल की विचारधारा और मजबूत हो रही है और मैं मानता हूँ दिन प्रतिदिन जननायक जनता पार्टी के प्रति चौधरी देवीलाल की सोच जुड़ती आई है, जुड़ती रहेगी। मैं मानता हूँ कि आगामी 9 तारीख को और ऐसे साथी भी हमारे साथ शामिल होंगे जो शायद हमारी चारों पीढ़ियों के साथ राजनीतिक तौर पर भी काम करेंगे और हमें और वहीं दुष्यंत चौटाला ने हरियाणा में 2 नए हाईवे के लिए केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का आभार जताते हुए कहा कि पानीपत से अंबाला और हिसार से महेंद्रगढ़ प्रोजेक्ट को केंद्र सरकार की मंजूरी मिल गई। केंद्र सरकार का गडकरी जी का आभार प्रकट करता हूँ कि उनने पानीपत से चौटाला और दूसरा हिसार से वाया महेंद्रगढ़ रेवाड़ी ये दोनों हमारे नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट्स को कैबिनेट की अप्रूवल दिलवाई है। जल्द इसमें जो 3D ड्राइंग्स हैं और एक्विजिशन का काम है शुरू होगा और उम्मीद है कि लोकसभा चुनाव से पहले इनका कार्य भी कंप्लीट हो। वहीं ब्राजील सरकार के सहयोग से हरियाणा के हिसार में गायों की नस्ल सुधार के लिए एक्सीलेंस सेंटर खोला जाएगा। ये जानकारी हरियाणा के कृषि और पशुपालन मंत्री जेपी दलाल ने दी है और रविवार को रोहतक के गद्दी खेड़ी गांव में प्रथम राष्ट्रीय मुर्रा पशुधन प्रतियोगिता में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे। उन्होंने इस दौरान विभिन्न पशुपालकों से मुलाकात की और पशुओं के संबंध में जानकारी हासिल की। इस प्रतियोगिता का आयोजन अखिल भारतीय मुर्रा पशुपालन समिति की ओर से किया गया। इस दौरान समारोह में अपने संबोधन में कृषि और पशुपालन मंत्री जेपी दलाल ने पशुपालकों और किसानों की हौसला अफजाई की। इसके अलावा उन्होंने हरियाणा सरकार की विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी। साथ ही फसलों के विविधीकरण, बागवानी और झींगा मछली पालन को अपनाने की अपील की। उन्होंने कहा कि इन तरीकों से किसान की किस्मत बदल सकती है। आज ये हमारे प्रगतिशील किसानों ने अपने दम पर ये पशु प्रदर्शनी लगाई है। मैं इनको बधाई देता हूँ और इससे किसानों को बहुत प्रोत्साहन मिलेगा। सरकार का काम ये लोग खुद कर रहे हैं। ऐसे प्रगतिशील किसान बधाई के पात्र हैं। और यहाँ पर जो मुर्रा नस्ल के भैंसे हैं इतने उत्कृष्ट हैं ये कि करोड़ों का धन है ये। और हरियाणा के किसान की आमदनी बढ़ाने के लिए ज़मीन तो बढ़ नहीं सकती, या तो फसलों का विविधीकरण करें, बागवानी की तरफ जाएं, या फिर पशुपालन की तरफ जाएं। पशुपालन के अगर पशुओं का दूध बढ़ जाए, इनकी क्वालिटी बढ़ जाए, इनकी नस्ल सुधर जाए तो ज़मींदार की किस्मत बदल सकती है, किसान की किस्मत बदल सकती है। मेरा महकमा हरियाणा सरकार बहुत सारी सुविधाएं दे रही है। 100 रुपये में हम इनका बीमा करते हैं, पशुधन क्रेडिट कार्ड बनवा रहे हैं, पशु प्रदर्शनी भी हम साल में एक बार लगाते हैं, जिला स्तर पर मिल्क का जो मैपिंग करके इनाम देते हैं और ज़्यादा कोशिश करेंगे कि किसानों को जितनी सहायता सरकार से मिल सके वो हम दें। हमारे गिर गाय गई थी गुजरात से ब्राज़ील में, उन्होंने करते करते उसको इम्प्रूव करके 45 लीटर पे ले गए। मैं पिछले दिनों ब्राज़ील गया था और हम चाहते हैं कि एक्सीलेंस सेंटर ब्राज़ील और हरियाणा के सहयोग से हिसार में बने, जिससे कि हमारे यहाँ भी जो गौ माता है उसकी नस्ल सुधर करके एम्ब्रियो ट्रांसप्लांट करें, एआई करें और एकदम से जो दूध का उत्पादन, प्रति पशु दूध का उत्पादन है, प्रति गाय है, वो बढ़ जाए तो किसान की हालत सुधर सकती है। उस दिशा में काम कर रहे हैं। झींगा पालन मैं समझता हूँ कि जो खारे पानी की ज़मीन है और जहाँ सिंचाई की व्यवस्था नहीं है वहाँ किसान को कोई खास आमदनी नहीं होती। बारिश होती है, एक आध ज्वार बाजरा की फसल होती है। वहाँ पर जो अब 2.5 एकड़ के फार्म है उसमें 60% महिला को, 40% सब्सिडी है, 15-16 लाख का खर्चा है और
6 महीने के अंदर अंदर 30 लाख, 35 लाख, 40 लाख रुपए तक का झींगा बिका है। सारा खर्चा निकाल के ऐसा कोई व्यवसाय नहीं होता कि 6 महीने में 15-20 लाख रुपए की कमाई हो जाए, प्रति एकड़ 6 लाख, 7 लाख, 8 लाख की कमाई हो जाए। ये किसान की दशा बदल देगा और मेरी कोशिश यह होगी कि आने वाले वक्त में 10,000 किसान करोड़पति बने झींगा पालन के दम। तो वहीं राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने बीजेपी पर बड़ा हमला बोला। दीपेंद्र हुड्डा ने बीजेपी पर दल बदल को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि ईडी समेत दूसरी सरकारी एजेंसियां और मुकदमों का डर दिखाकर लोगों को डराकर बीजेपी में शामिल होने के लिए मजबूर करती है। बीजेपी ने यह कहा था कि विदेशों से काला धन लाएंगे, लेकिन जिनका काला धन विदेशों में पकड़ा जाता है उन्हें बीजेपी में शामिल करवा लिया जाता है। उन्होंने कहा कि काले धन के चक्कर में ही उपचुनाव का सामना भी करना पड़ा था। दीपेंद्र ने यह भी कहा कि दल बदल कानून सख्त होना चाहिए, लेकिन बीजेपी ऐसा कभी नहीं करेगी। क्योंकि दल बदल कौन करा रहा है? केंद्रीय जांच एजेंसियों के बड़े बड़े आपराधिक मुकदमों के डर दिखाकर जो है भाजपा में लोग ज्वाइन कराए जा रहे हैं। बीजेपी का नारा था कि काला धन लाएंगे, विदेशों से काला धन लाएंगे, सबके बाटे 15 लाख आएंगे। मगर वो नारा थोड़ा सा हमने गलत समझने में आ गया। वो था कि भाई जिसका काला धन विदेशों में पकड़ा जाएगा, जैसे एक का पकड़ा गया, हमारे हरियाणा में भी उपचुनाव हुआ, उनको बीजेपी में ज्वाइन कराएंगे और काले धन को रातों रात सफ़ेद धन बनवाएंगे और भ्रष्टाचार से मुक्ति दिलवाएंगे। तो ये कानून मेरी जानकारी में नहीं है कि वैसे आ जाए तो बहुत अच्छा है। दल बदल नहीं होना चाहिए। आदमी को अपने जो भी उसकी विचारधारा है जो है उस विचारधारा के साथ रहना चाहिए। राजनीतिक जीवन में उतार चढ़ाव भी आते हैं। राजनीतिक पार्टियों का जो है लोगों में लोकप्रियता ग्राफ बढ़ता है, कभी कम होता है। ये पार्टियां आएंगी जाएंगी, लेकिन आदमी का जो कैरेक्टर है, जो आदमी का उसमें कहीं ना कहीं स्थायित्व होना चाहिए। तो इस तरह कोई कानून आना चाहिए देश में, मैं ये कहूँगा। मगर ये कोई लाए ये कानून, ये बीजेपी नहीं लाएगी। ये चरखी दादरी के जेजेपी कार्यालय में बाढ़ा विधायिका नैना चौटाला ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं को चरखी दादरी क्षेत्र से बड़ी संख्या में भिवानी में होने वाली रैली में आने का आह्वान भी किया। उन्होंने सरपंचों को कहा कि सभी गांव के लोगों को साथ लेकर गांव का विकास करें। हमारी सरकार की ओर से बजट की कमी नहीं रहने दी जाएगी। कार्यालय में हमारे सारे सरपंच जो हैं वो जीत के जो आए हुए हैं वो सारे इकट्ठे हुए हैं। उनको बधाई देंगे, उनसे मिलेंगे और यही कहेंगे कि भी लोगों ने बहुत अच्छे मत से सबको जिता के भेजे तो गांव में विकास करवाएं और जात पात से ऊपर उठ के छत्तीसगढ़ जाति को साथ लेके, और कोई राजनीति नहीं उसके अंदर। जब सरपंच बनता है तो वो पूरे गांव का बनता है, पूरे गांव में मतलब भाईचारे से रह के और विकास होना चाहिए। बनने वाले बड़े बजट देना तो हमारा काम है, कोई कमी नहीं आने देंगे। पीछे भी गांव में बहुत विकास हुए, आगे भी विकास पूरा करवाएंगे। बाकी सारे वर्कर्स और हमारे जिला पदाधिकारी इकट्ठे हुए तो मैं 9 दिसंबर की रैली के लिए जरूर सबको कहूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में भिवानी पहुँचने का काम है। हरियाणा के खेल मंत्री सरदार संदीप सिंह की ओर से पेहोवा के ढांड रोड पर एक निजी पैलेस में नवनिर्वाचित सरपंचों और पंचों के सम्मान में समारोह आयोजित किया गया। इस समारोह में पेहोवा और इस्माइलाबाद क्षेत्र के सभी पंच और सरपंच और ग्राम पंचायतों को सम्मानित किया गया। आयोजन में 100 से ज्यादा सरपंच और उनके पंचायत सदस्यों ने हिस्सा लिया। सरपंचों को सम्मानित करते हुए खेल मंत्री संदीप सिंह ने कहा कि गांव के विकास में कोई भी कमी नहीं रहने दी जाएगी। खेल मंत्री संदीप सिंह ने यह भी बताया कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 1 दिसंबर से 31 मार्च तक मिलने वाले बजट की किश्त को भी हरी झंडी दे दी है और जल्द ही इस पैसे से गांव का विकास होगा। खेल मंत्री ने सरपंचों को कामयाब होने के टिप्स देते हुए कहा कि आपका दायित्व बनता है कि सभी को साथ लेकर बिना भेदभाव के काम करें। ऐसे लोगों से सतर्क रहें जो गांव के भाईचारे को खराब करने के लिए सरपंच को अपने प्रयोग में लाकर के उससे बदनाम करते हैं। जब इलेक्शंस का चुनाव हुआ उसके बाद हमारे नए सरपंच बने, पंच बने, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी की बैठक की। उस बैठक में ये भी कहा कि हम लोग 31 ये 1 दिसंबर से और 31 मार्च तक का जो ये पीरियड होगा, इस पीरियड में भी जो हमारा ग्रांट बनेगी सरपंचों के लिए, पंचायतों के लिए वो दी जाएगी, जिससे कि जो काफ़ी समय से जो वैसे तो काम चल ही रहे हैं लेकिन फिर भी
जो काम होने वाले हैं उसको दिए जाएंगे, पंचायत नई पंचायत को दिए जाएंगे, जिससे कि वो अपना आगे बढ़ सके। और नया सेशन जब होगा 1 अप्रैल से, तो उसमें तो जो एज यूजुअल चलता है वही चलेगा। तो धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में गीता जयंती सरस मेले में फरीदाबाद से आए आर्टिस्ट उदित बैसला का स्टॉल आकर्षण का केंद्र बना रहा। उदित बैसला ई वेस्ट से रचनात्मक चीजें बनाकर पर्यावरण को बचाने का संदेश दे रहे हैं। उदित बैसला ने बताया है कि उन्हें गीता जयंती उत्सव में आकर के अच्छा लगा। आर्टिस्ट उदय बैसला ने बताया कि कुछ लोग जब तारों को जलाकर के उनमें से कॉपर निकाल रहे थे तो पर्यावरण प्रदूषित हो रहा था, तो उनके दिमाग में आइडिया आया कि क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए जिससे पर्यावरण का संरक्षण हो। बेकार का प्लास्टिक, चार्जर, हेडफोन, खराब सनमाइका, इसके अलावा लकड़ियों को रचनात्मक रूप देकर के संरक्षण। रामनगरी कुरुक्षेत्र में गीता जयंती के अवसर पर जम्मू का डोगरी कुडू नृत्य लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बना रहा। इस नृत्य में 4 पीढ़ियों ने एक साथ नृत्य प्रदर्शन किया, जिसको लेकर दर्शक दांतों तले उंगली दबाते हुए नजर आए। पीढ़ी के सबसे बड़े व्यक्ति और नृत्य संचालक सतबीर को राष्ट्रपति पुरस्कार भी मिल चुका है। कलाकार रणबीर ठाकुर ने यह बताया है कि ये कुडू नृत्य फसल काटने या खुशी के अवसर पर किया जाता है। उन्होंने ये भी कहा कि युवा पीढ़ी इंस्टाग्राम, रील आदि पर व्यस्त है, लेकिन उन्हें अपनी लुप्त होती हुई संस्कृति के ऊपर ध्यान देना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि उनके परदादा और दादा और पिता और खुद यानी कि 4 पीढ़ियां नृत्य करते आए हैं और अपनी संस्कृति को बढ़ावा दे रहे हैं। तो शिक्षा और स्वास्थ्य 2 ऐसी चीजें हैं जिन पर सभी सरकारों को काम करना चाहिए। अंबाला शहर के गुरुद्वारा शीशगंज साहिब में पंडित केदारनाथ शर्मा चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से कैंप का आयोजन किया गया। इस कैंप में पूर्व केंद्रीय मंत्री पंडित विनोद शर्मा ने विशेष रूप से शिरकत की और कैंप की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। आपको बता दें कि अंबाला में पिछले लगभग 2 साल से पंडित केदारनाथ शर्मा चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से जनता को शिक्षा, स्वास्थ्य की सुविधाएं मुफ्त में उपलब्ध करवाई जा रही। विचार था वो श्रीमती शक्ति ईरानी ने शुरू किया। ये उन्हीं की इनिशिएशन है। जब वो मेयर बने उसके बाद उनके मन में आया कि यहाँ बहुत से ऐसे लोग हैं जो टेस्ट नहीं करवा सकते, ब्लड टेस्ट के भी बहुत पैसे लगते हैं, आई टेस्ट, हड्डियों का टेस्ट, दूसरे जो भी है, तो ये फ्री किए जाते हैं। और साथ ही जो दवाइयाँ हैं, हमारे डॉक्टर की टीम जो आती है वो दवाइयाँ भी फ्री देती है यहाँ पे। तो इससे बहुत से लोगों को लगभग एक हफ्ते में 600 से 800 के बीच में लोग आते हैं। तो हर महीने 3000 के हिसाब से 50,000 लोगों को सेवाएं प्राप्त हो चुकी हैं 2 सालों में। मैं समझता ऐसे ही चलेगा, हर साल 25-30 हजार लोगों को सेवाएं प्राप्त होती हैं, तो चलता रहेगा हमेशा ही। मैं मैडम शक्ति ईरानी जी का धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने हर संडे कहीं ना कहीं कैंप लगवा के लोगों को राहत दी है। आज मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे वार्ड में लगा है ये कैंप, तो मेरे वार्ड के लोगों ने बहुत यहाँ पे बेनिफिट लिया है। टेस्ट करवाए हैं, हर तरह से टेस्ट है और सब फ्री हुए हैं। टेस्टों के साथ साथ दवाई भी दी जा रही है, वो भी फ्री मिली। पंडित केदारनाथ शर्मा चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से जो अपना मेडिकल कैंप लगाया गया है, उसमें जो मेडिकल सुविधा मिल रही है वो सब लोगों के लिए काफी आरामदायक है, जिसका हमें काफी फायदा है। जो गरीब तबके के लोग हैं उसका काफी फायदा उठा रहे हैं। जो दवाइयाँ भी मुफ्त मिल रही हैं, इलाज भी यहाँ अच्छी तरीके से दे। और चलिए इसी के साथ हरियाणा विशेष में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।